बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसन कि रौरमन जानी ला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई, मगर जानकारी लेवे कर आगे चलू हमारे देखते कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से अब राज्य के गांव बनेंगे स्मार्ट। किसानों के विकास के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाती है आत्मा। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। एग्री स्मार्ट ग्राम योजना से झारखंड के गांवों को स्मार्ट बनाने की योजना है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 100 गांवों का चयन कर उसका निरीक्षण कर अन्य योजनाओं के साथ जोड़कर कार्य करते हुए इन गांवों का समग्र विकास करने की योजना है। इन गांवों को विकसित कर अन्य गांवों के लिए उदाहरण के तौर पर दिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को विभिन्न प्रकार के योजनाओं के सहारे उन्नतशील बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे खुशहाली के साथ जीवन यापन कर सके। राज्य में संस्था आत्मा कृषि और किसानों के विकास के लिए कई तरह की कार्यक्रम चलाती है, जिसका लाभ यहां के किसान उठा सकते हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से किसानों को खाद, बीज और कृषि यंत्रों का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना, इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन जैसे प्रशिक्षण, परिरक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, कृषक पाठशाला, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि प्रमुख रूप से है। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। पशुपालकों के लिए सुकर पालन एक बेहतरीन आय का जरिया है। सुकर पालन को कम लागत में ज्यादा मुनाफा प्रदान करने वाला व्यवसाय माना जाता है। इस व्यवसाय से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए सुकर के उन्नत नस्ल झारसुक का पालन करना बेहतर होगा। सुकर की यह नस्ल BAU रांची झारखंड द्वारा तैयार किया गया है। झारसुक नस्ल के सुकर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा विकसित किया गया है। देसी और ब्रिटिश नस्ल टेम बर्थ नामक सुकर से संकरित कर झारसुक नस्ल को विकसित किया गया है। यह नस्ल 8 से 10 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाता है। साथ ही इसकी प्रजनन क्षमता भी अच्छी होती है। एक बार 8 से 12 बच्चे तक देती है। इस नस्ल के सुकर पालन में व्यय और श्रम भी कम लगता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से झारसुक नस्ल के सुकरों का पालन करना झारखंड के पशुपालकों के लिए लाभकारी होगा। यदि भिंडी की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप हो तो हमारे कृषि विशेषज्ञों की राय है कि रासायनिक दवाओं के बजाय जैविक दवाओं का प्रयोग करना बेहतर साबित होगा। कृषक बंधु भिंडी के फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ये फसल की सेहत और हमारे सेहत के लिए भी बेहतर है। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण पूरी तरह से समाप्त हो, इसलिए कोरोना का टीका अवश्य लें। साथ ही दोनों डोज लेने के बाद टीके का बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कार्य करें ताकि कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में पता लगलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरे मन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो आज का जो जानकारी है
वो जानकारी है सूखा खेत में धान बुआई कर नवी तकनीक कर बारे में। ये तो बहुत किसान भाई बहन को जानना जरूरी है कि सूखा खेत में धान बुआई कर नवी तकनीक का होवेला। भाई कर में देखूँ कि खर्चा भी कम पड़ेला, पानी के बचाव भी होवेला और खरपतवार से जो छुटकारा मिलेला से तो अलगे। तो एक और जो विशेष जानकारी है उकर बारे में जानकारी चाहिए तो चलू इके फीचर कर माध्यम से रौरमन की जानकारी दिवा थी। धान की खेती में सबसे अधिक पानी की जरूरत होती है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से अलग धान की दूसरी कई ऐसी विधियां हैं जिनसे खेती करने पर पानी भी कम लगता है और उत्पादन भी अधिक होता है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि सही विधि अपनाकर सूखे खेतों में भी धान की उन्नत खेती की जा सकती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ए.के. द्विवेदी कहते हैं कि खेत की अच्छी जुताई बेहद जरूरी होती है। खेतों से पूरी तरह खरपतवार को हटा लेना चाहिए। अपने राज्य का मुख्य पेशा कृषि कार्य है और कृषि कार्य की बात करते हैं तो यहाँ के किसान सबसे अधिक धान की खेती करते हैं। हम कहें तो पूरे झारखंड में धान की खेती की जाती है, लेकिन वर्षा जो है अनियमित है। वर्षा सालों भर एक समान नहीं हो पाती है और धान की खेती के लिए वर्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन समय के साथ साथ तकनीक में बदलाव आ रहा है, सूखे खेतों में धान की उन्नत खेती की जा रही है। इसी कड़ी में वहाँ पहुँचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि सूखे खेत में धान की उन्नत खेती किस तरीके से की जाए। सर आपका बहुत नमस्कार किसान भाई बहन मन। अगर हम सूखे खेत में धान की नवीनतम खेती की बात करते हैं तो नवीनतम खेती का क्या तरीका है, किस तरीके से किसान करे? यहाँ सूखा भी रहे तो किसान अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं दो स्थिति में बात करूँगा किसानों से। पहला तो भाई किसान भाई जो आप जैसे तक खेत मैंने छींटा वगैरह से खेती करते उसकी भी बात करेंगे, प्लस साथ ही साथ सीड ड्रिल से भी खेती की जाती है सूखे खेतों में धान की। ये दोनों पर कोई अंतर खास नहीं है। अंतर इतना है, एक बस आप ध्यान रखिए, सीड ड्रिल से जब खेती करते हैं तो उसका जो पहिया होता है उसको उसमें धान भर करके एक बार आप चला लीजिएगा, चलाइएगा, एक रोटेशन पूरा हो जाता है चक्के का तो आपको 100 दाना गिरना चाहिए। अगर 100 दाना से कम या बेसी गिरता है तो एडजस्ट करके आप एक रोटेशन में 100 दाना गिरे इस तरह से आप उसको व्यवस्थित करके तब अपना खेतों में धान की बुआई कीजिएगा। अब मुख्य जैसे आप लोग करते हैं उसकी हम चर्चा करें तो उसमें आप धान की जैसे खेती करते हैं कि अधिकतर टणिहन क्षेत्र में या फिर 2-3 में तक में ये खेती की जाती है, तो वहाँ पर आपको खेत की बढ़िया से 3 से 4 बार जुताई कर लीजिए। कहीं पर ही खरपतवार का अंश नहीं होना चाहिए, खास करके हरा, क्योंकि ये टाण क्षेत्र एक प्रकार से होता है और टाण क्षेत्र में अगर खरपतवार का थोड़ा सा भी अंश कहीं रहेगा तो आपको बाद में ज़्यादा जा करके समस्या करता है। इसलिए आप शुरू से ही खरपतवार पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस मौसम में बुआई के लिए जून का अंतिम सप्ताह और जुलाई के शुरुआत का समय सबसे उपयुक्त होता है। सूखे खेतों में धान की उन्नत खेती के लिए अच्छी किस्मों का चयन करना चाहिए। बिरसा धान 108 और बिरसा विकास 109, सहभागी, वंदना और नवीन धान की बीज का प्रयोग इसके लिए किया जा सकता है। इससे अच्छी उपज मिलती है। सूखे धान की जो खेती होती है जून महीने में आरंभ, जब बारिश आरंभ हो जाएगी तभी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा आश्रित खेती है हमारा। स्वाभाविक है कि वर्षा एक बार कम से कम हो जाए और खेतों में कुछ नमी हो ताकि वो अंकुरण हो, क्योंकि हम बीज यदि ऐसे ही डाल देंगे और वो बाद में हल्का फुल्का एक बार कोई पानी पड़ा तो कुछ बीज जन्म गए और फिर दूसरे नहीं जन्मे को खत्म। इस समस्या के निदान के लिए यही है कि आप जरा बारिश कुछ हो जाए, नमी आपके ज़मीन में कुछ हो जाए तभी आप खेती करें और जो किस्म बताई गई उनकी खेती करें। खाद डालने की जहाँ तक बात है तो खाद जैसे NPK के रूप में 40-20-20 kg के रूप में डालिए। P और K तो आप उसी में डाल दीजिए जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं बुआई के पहले, और नाइट्रोजन जो है वो 20 किलो आप उस समय और 20 किलो 1 महीने के बाद में खेतों में छिड़काव के रूप में डालें। डॉक्टर साहब, अगर हम धान की खेती की बात करते हैं, जो पुराना तरीका हमारे जो किसान करते हैं वो पहले धान तो बीन देते हैं, इसका मोरी तैयार होता है, मोरी को निकाल कर फिर वो खेत में डालते हैं। तो जब सूखे तरीके से करते हैं तो ये विधि उसमें भी उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि आप रात में धान को पानी में भिगो दीजिए नमक के साथ घोल बना करके, तो क्या होगा कि जो उस पर जो खखरी होगा, खखरी बाहर आ जाता है, उसको आप हटा दीजिए। नीचे का धान होगा वो 8 घंटा भीगने दीजिए। 8 घंटा के बाद उसको भी आप निकाल करके उसको थोड़ा पानी गरजाने दीजिए और तब उसका आप क्या बोलते हैं बीजोपचार कीजिए। बीजोपचार करके तब खेतों में डालिए ताकि
बीजोपचार के द्वारा जो है सो आपका जो बीजोपचार नहीं करने से जो रोग बाद में होते जैसे कि आवासीय कंड वगैरह लगता है तो उससे आपको निजात मिले। धान की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक और खरपतवार नियंत्रण भी बेहद अहम प्रक्रिया है, लिहाजा किसानों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिरसा धान 108 हुआ, बिरसा विकास धान 109, 110, 111 हैं बिरसा कृषि विद्यालय द्वारा ये आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके सिवाय में आप जो मध्यम ज़मीन में जो धान होता है जैसे IR64 DRT हुआ, आप सहभागी धान हुआ, वंदना हुआ, इनका नवीन हुआ, इनका भी आप व्यवहार कर सकते हैं। और ये 2-3 तक में ही सूखा खेत में धान खेती का मतलब 2-3 तक में ही होता है। अगर हम सिंचाई प्रबंधन की बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वर्षा तो होती है लेकिन एक समान वर्षा नहीं होती है। हाँ, एक समान सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से करें किसान ताकि उनको फायदा हो? हाँ, सिंचाई की व्यवस्था किसान भाइयों, अगर आप जो धान की बुआई जो कर ली है, चाहे आप सीड ड्रिल से कीजिए चाहे हल के पीछे कीजिए, लाइन में कीजिए, लाइन में कीजिएगा तो आप यहाँ पर भी खेत में कम, आपके पास झारखंड की समस्या है मुख्य पानी की उपलब्धता, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर भी जो है सो अगर ये टपक सिंचाई का उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा भी आप धान की खेती कम पानी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हम धान की खेती की बात करते हैं, निकौनी बहुत ही प्रमुख है जी। निकौनी की बात करते हैं, निकौनी खरपतवार हटाने के लिए मुख्य रूप से करते हैं। दूसरा कि उसका खेत का एक बार जो है हवा पानी वगैरह जाना चाहिए, वो भी हो जाता है। तो खरपतवार के लिए आप निकौनी हाथ से करने में लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। इसका दूसरा उपाय यह भी है कि जैसी धान की बुआई करते हो 2 से 3 दिन के अंतराल बाद ही आप तुरंत जो है सो ब्यूटाक्लोर नाम की खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग 2 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसको प्रयोग कीजिए। आप घोल करके भी घोल में 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से आपका खेत जो है सो ये अगर 1 महीना करीब आपका खेत रह गया बिना खरपतवार के, तब तो आपको आगे समस्या नहीं होती। अगर नहीं होता है तो एक बार हल्का आप हाथ से निकाई गुड़ाई कर दीजिए। तो कहूँ ये जानकारी कैसे लागलक? बेस है नहीं तो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी ये है खरीफ दलहन का जो उन्नत तकनीक है उकर बारे में कि खरीफ दलहन कर उन्नत खेती कैसे हुई, उकर खेती करे के का तरीका है, उकर बिहन कर बारे में, उकर कीटनाशक कर बारे में, इस सब कर बारे में अगर जानकारी चाहिए तो भाई चलू हम चलत ही हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ और आज का हमारा विषय है खरीफ दलहनी फसलों की उन्नत खेती। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को भी मेरी तरफ से जोहार। सर दलहनी फसलों का चयन हम लोग क्यों आवश्यक है सर? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे झारखंड में। उसमें हम लोग उड़द, मूंग, अरहर, कुल्थी आदि की खेती आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पानी के जल भराव की समस्या नहीं है, जो कि दलहनी फसलों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त दशा होती है। और साथ ही साथ अगर कम बारिश भी होती है तब भी हम लोग इस झारखंड के परिवेश में दलहनी फसलों की खेती को आसानी से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ दलहनी फसलों की खेती करने से हमारी मिट्टी की भौतिक दशा भी सुधरती है और साथ ही साथ हमारे भोजन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है उसकी पूर्ति भी दालों के माध्यम से हो सकती है। और बाज़ार में भी दलहनी फसलों की उपज का मूल्य अधिक मिलता है और किसानों की जो है आर्थिक दशा को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण ये रोल अदा कर सकती है। साथ ही साथ दलहनी फसलों की खेती करने के साथ इसका जो फसल अवशेष है उसको हम लोग फसल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, पशुओं का चारा में भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मेरे झारखंड के लिए हमारी जो दलहनी फसलें हैं उनकी खेती बहुत ही आवश्यक है। सर झारखंड राज्य के लिए कौन कौन सी दलहनी फसलों का खेती करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, दलहनी फसलों का चुनाव करते समय फसलों का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे इस झारखंड में मुख्यतः अरहर की जो फसल है वो बहुत ही उम्दा उसका उत्पादन होता है। उसके साथ साथ उड़द की जो फसल है उसकी भी बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। उसके साथ मूंग और उसके साथ कुल्थी। खरीफ के मौसम में ये जो 4 फसलें हैं इनका हम लोग बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से हम लोग खेती कर सकते हैं। और इनके लिए जो हमारे पास टाण ज़मीन है या 2 नंबर ऐसी ज़मीन जहाँ पानी का भराव कम होता है, जल निकासी की सुविधा ठीक है, वहाँ पर भी इनकी खेती की जा सकती है। दलहनी फसलों की उन्नत कृषि उत्पन्न क्या है सर?
दलहनी फसलों की जब हम लोग जब फसल का चयन हम लोग कर लेते हैं तो फसल का चयन करने के बाद सबसे पहले बात आती है कि उनकी किस्मों के चयन के बारे में, क्योंकि दलहनी फसलों में उन्नत किस्म का चयन उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और अगर हमने अच्छी किस्म का नया बीज अगर हमने चयन कर लिया है तो उत्पादन में 25 से 30% की बढ़ोतरी ली जा सकती है। जैसे कि अगर हम लोग अरहर की ही बात करें तो अरहर के लिए यहाँ 210 से 15 दिन की जो वैरायटी है हम लोग राजीव लोचन है, उसके बाद 220 दिन से ऊपर की जो वैरायटी है IPA 203 है, बहार है, ये जो किस्में हैं यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। और साथ ही साथ कुछ लोकल किस्में भी यहाँ अगर उपलब्ध हैं तो उनका भी हम लोग मेड़ पर खेती करें। मेड़ शब्द मैंने इसलिए बनाया कि दलहनी फसलों की जो खेती हम लोग करते हैं तो मेड़ बनाकर करने से उसमें पानी के भरने की जो संभावना है वो नगण्य हो जाती है। और साथ ही साथ उनमें इंटर कल्चरल ऑपरेशंस जो दूसरी फसल हम लोग लगाते हैं उसकी भी खेती हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अरहर के साथ साथ दूसरी फसल है जैसे कि उड़द है। उड़द यहाँ के लिए नई भी फसल है और बहुत अच्छे से इसको हम लोग 90 से 100 दिन में उसकी खेती हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो यहाँ झारखंड में जो बीज उपलब्ध है IPU 2-43 जिसका 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग बीज उपयोग कर सकते हैं और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मूंग में सम्राट है और IPA 2-43 वो भी IPM 2-43 वो भी बहुत अच्छी एक किस्म है जो कि 60 से 65 दिन में हमारी तैयार हो जाती है। तो किस्म का भी हम लोग चुनाव कर लिए तो लगाने का क्या? हाँ, दलहनी फसलों को लगाने के लिए सबसे पहले एक काम क्या ध्यान रखें, दलहनी फसलों की खेत की जब हम जुताई करें तो जुताई करते समय 1 किलोग्राम बुझा हुआ चूना प्रति कट्ठा आवश्यक रूप से वो उपयोग करें, क्योंकि प्रति कट्ठा चूना 3 किलोग्राम चूना प्रति कट्ठा अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो दलहनी फसलों में उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ की मिट्टी है खट्टी है और चूना का उपयोग करने से मिट्टी का खट्टापन थोड़ा कम होता है और विशेष रूप से दलहनी फसलों के उत्पादन अधिक लिया जा सकता है। एक तो ये है जुताई करते समय चूना, दूसरा इसका बीज उपचार हम लोग अवश्य करें। जो हमारे राइजोबियम कल्चर है, जैव उर्वरक हैं जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में इफ्को में NFL के द्वारा भी उपलब्ध कराए जाते हैं, आजकल पैक्स पर भी उपलब्ध हैं, उससे बीज उपचार हम लोग अवश्य करें। राइजोबियम जो कल्चर है उसके साथ साथ राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करने के बाद हम लोग इसमें DAP और पोटास 40 किलोग्राम और 20 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास की आवश्यक मात्रा जो है उसको हम लोग उपयोग करें। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके जो खरपतवार नियंत्रण हम लोग विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि किसान भाई इसमें 3 मुख्य बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। एक तो चूना का प्रयोग नहीं करते हैं, तो दूसरा उसमें बीज उपचार पर ध्यान नहीं देते हैं, तीसरा खरपतवार नियंत्रण के लिए वो आवश्यक कदम नहीं उठाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद अगर किसान बंधु पेंडामेथिलिन का 24 घंटे के अंतर्गत अगर छिड़काव कर देते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, तो 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से, तो उसका जो खरपतवार है प्रारंभिक रूप से ही हम लोग उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर किसी कारण से हम लोग छूट जाते हैं तो एक और दवा आती है इमिजाथाइपर, उसका हम लोग जर्मिनेशन के 20 से 25 दिन बाद भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग खरपतवार नियंत्रण को दूर कर सकते हैं। जहाँ तक लगाने का समय है, जो हमारी अरहर की लगाने की जो समय है वो 15 जून से शुरू हो जाता है, 15 जुलाई तक हम लोग आवश्यक रूप से उसको लगा दें। और जो हमारा उड़द है उसको भी हम लोग 15 जुलाई के बाद ही लगाएं, ताकि लेट वर्षा होती है तो उस पर उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े। और उसके बाद मूंग का भी हम लोग अगेती मूंग अगर हमको लगानी है तो 15 जून को लगा दें, और अगर पछेती मूंग लगानी है तो जुलाई अगस्त के बाद हम लोग लगाएं। और अगर कुल्थी के लगाने की बात आती है तो कुल्थी को हम लोग 15 अगस्त के बाद हम लोग लगाएं तो बेहतर हमको उत्पादन मिल सकता है। तो ये दुयो जानकारी पाए के रौरम कैसे लागला बेस जानकारी है ने, इसने बेस में जानकारी रौरम लाइन के दबाव और से ले कहिला कि देखो रौठिन कोई जानकारी है या हमर कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांची रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो इजाज़त दो मैं के लिए हे दीना और हे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ, तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना
सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।